एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। पिछले सेगमेंट में टोटल मैंने 20 प्रश्नों का एक सीरीज लेके आया था, जिसमें से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सीरीज को अगर आप एक बार देख लेंगे ना तो आपका 5 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि मैं 5 से 10 बोला तो ये हो भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में निश्चित तौर पे आएगा। और इस सीरीज का जो लिंक है आपको नीचे दिया गया है इस वीडियो के नीचे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 से। प्रश्न 21 कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ खंड में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। सबसे पहले तस्वीर को हम चेक करेंगे कि क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले तस्वीर देखने से पता चलता है कि ये धारिता में ये आमने सामने समानांतर क्रम हो जाएगा और ये सीरीज में है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके एक ले आइए, ठीक है, जो भी इसका मान हो, और फिर ये जो जुड़ा हुआ इससे जोड़ के इसका मान निकाल लीजिए। तो इसके लिए आपको चाहिए फार्मूला, और फार्मूला आपको पता है कि हमने बताया था कि समानांतर क्रम का जो सूत्र होता है C बराबर, यानी C सफिक्स में P फॉर पैरेलल बराबर C1 प्लस C2, क्लियर। और C सफिक्स में S बराबर यानी 1 बट्टा C सफिक्स में S बराबर मैंने फार्मूला बताया था C1 प्लस 1 बट्टा C2, क्लियर। तो तस्वीर में जो है इसको देखने पर पता चलता है ये C1 का मान है, C2 का मान, समांतर क्रम में फार्मूला C बराबर C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 2 5, क्लियर। दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 5, यानी इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो इसका मान 5 आ गया, और ये जो है 4 पहले से है। अब फार्मूला जो है हम लगा देंगे 1 बट्टा C सफिक्स में R बराबर 1 बट्टा दोनों सीरीज में 5 प्लस 1 बट्टा 4, दोनों को सॉल्व कर दोनों का लॉस हो जाएगा 20। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, फिर 4 से देंगे तो 5 चौक यानी प्लस 5, दोनों को सॉल्व 4 तो 5 4 9 हो जाएगा अपन 20, यानी 1 बट्टा C R बराबर इतना होगा। ये पलट जाएगा तो ये भी पलटेगा, क्लियर। तो C सफिक्स में R बराबर आपका हो जाएगा 20 बट्टा 9 माइक्रो फैराडे। देखिए ऑप्शन कहीं है 20 बट्टा 9 नहीं है, यस, ऑप्शन सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा। अगर ये प्रश्न आप समझ गए होंगे तो कमेंट जरूर बताएंगे कि सर 21 नंबर प्रश्न में हमें कोई समस्या नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, पिछले सेगमेंट में मैंने आप सभी बच्चों को इसका उत्तर बताया था। प्रश्न कह रहा है एक चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल सफिक्स में जी, कहने का मतलब ये हो गया ज्योमेट्रिकल लेंथ, और चुंबकीय लंबाई एल सफिक्स में एम, इसको कहते हैं मैग्नेटिकल लेंथ या मैग्नेट लेंथ के बीच क्या संबंध है, रिलेशन आपसे ये पूछ रहा है। और आपको हमने बताया था कि दोनों का अगर रिलेशन पूछ दे तो क्या है फार्मूला, एल सफिक्स में जी बट्टा एल सफिक्स में एम बराबर जो इसका मान होता है 6 बट्टा 5 होता है। अगर दोनों को पलट दें यानी ये ऊपर चल जाए ये नीचे, तो ये भी ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब एल सफिक्स में एम बट्टा एल सफिक्स में जी बराबर हो जाएगा 5 बट्टा 6। कोई दिक्कत? तो एल सफिक्स में एम को रहने दीजिए यहीं पे, और बराबर क्या है 5 बट्टा 6, इसको भी रहने दीजिए। एल जी भाग में उधर गया तो गुना में, तो एल जी, तो एल एम बराबर 5 बट्टा 6, एल जी कहीं ऑप्शन है एल एम बराबर एल जी, तो 6 बट्टा 5 नहीं होगा, गलत, ये तो गलत होगा ही, गलत। ऑप्शन डी बच गया, तो एल एम तो है ही, 5 बट्टा 6 भी है एल जी, तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इसका सीधा सीधा देखते हैं प्रश्न को, फिर बताते हैं आंसर। प्रश्न कह रहा है पानी तथा कांच का अपवर्तनांक 3 बट्टा 2 एवं 4 बट्टा 3 है, तो कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश की किरण के लिए क्रांति कोण क्या होगा। क्रांति कोण म्यू बराबर होता है 1 बट्टा साइन सी, पता है, याद होगा, है ना, इसको याद किए होंगे, साइन सी होता है, म्यू बराबर 1 बट्टा साइन सी। तो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है इसका ट्रिक हम बताए थे, वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू बराबर निकाल लेंगे तो 4 बट्टा 3 है, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, क्लास में बताए हैं। इसका सीधा सीधी है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, यानी इसका हो जाएगा 9 बट्टा 8, और वहाँ क्या था म्यू बराबर 1 बट्टा साइन सी, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो साइन सब जगह तो है ही, इन्वर्स में है ना, और सी का जो मान होगा 9 बट्टा 8 कहीं है, देखिए तो 9 बट्टा ऑप्शन 9 बट्टा 8 ये है, ऑप्शन ए जो है 23 नंबर का ये राइट होगा। कई बार बताएं, यहाँ बताएंगे तो 2 से 4, 2 मिनट तो नहीं लेकिन 4 मिनट लग ही जाएगा,
तो समय ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, मतलब वीडियो का जो लेंथ होगा बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं देखेंगे क्योंकि आप लोगों के पास उतना वक्त नहीं है। बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, अच्छा लगे तो फिर बताएंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग यानी लैम्डा को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए। आगे पढ़ते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई में क्या होगी, कोई चौड़ाई क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। दुगुना कर दिया जाए तो उसका मान दुगुना ही होगा। देखिए यहाँ बराबर नहीं होगा, आधी नहीं होगा, यस दुगुना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा, 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दुगुना, यानी बी के साथ हम जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, सॉरी 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 का है, इसको हम बना के बता देते हैं। कहता है एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु 3 गुना आवर्धित होता है, यानी m बराबर दे रखा है 3। क्लियर, याद रखिएगा m का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 3 दे रहा है, यानी 3 गुना क्या हो रही है, ये आवर्धित हो रही है। या m बराबर एक फार्मूला ही बताए थे, v बट्टा u होता है माइनस में, है ना, और मत दोनों का मान फिर कटने का प्लस आ गया तो फार्मूला याद होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि m बराबर आप लिख सकते हैं v बट्टा u, और m का जो मान होगा वो इसका भी मान होगा, यानी 3 इसको लिख सकते हैं। तो फिर जब ये बराबर इतना, ये बराबर इतना, तो v बट्टा u बराबर इतना लिख सकते हैं। तो v को यहाँ पे रहने देंगे, बराबर u को 3 इसको भी रहने देंगे, u भाग में ना, उधर गया तो गुना में, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। v का मान कितना हो गया, 3u हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दे रहा है, u का मान दे रखा है। u का मान कितना दे रखा है भाई, तो u का मान माइनस, इस u का मान हमेशा माइनस में ही होता है, 24 हो गया। क्लियर, और v बराबर आपने क्या निकाला था, तो 3 और साथ में u है, u का मान कितना है, -24, तो भैया इसका -24 रख लीजिए। तो 3 गुना -24 बराबर हो जाएगा -72, यानी v का वैल्यू हो गया -72, u का वैल्यू जो है वो डालें, दोनों याद रखिएगा। अब फार्मूला आपको बताए थे लेंस सूत्र में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। क्लियर, v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू अभी आपने निकाला -72, फिर माइनस 1/u का वैल्यू -25 बराबर 1/f। क्लियर, माइनस से माइनस कट गया, याद रखना इस टर्म को। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1/25, माइनस इधर लिखो चाहे इधर लिखो, -1/72। आप इसको इधर भी, इस चीज़ को इधर भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का आप क्या करेंगे, सॉरी 24 नहीं आता, 24 था, सॉरी, दोनों का आप लॉस लेंगे तो 24 72 का लॉस, 24 या 72 यानी 72 ही होगा। कितना होगा, 72 ही होगा। पहले इसको 24 से भाग देंगे, 24 या 72, फिर माइनस का चिन्ह माइनस, फिर 72 से देंगे, 72 से देंगे तो कितना होगा, 72 इकाई 72। समझ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गलती लिखा जा रहा है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो 3 में से 1 गया तो हो कितना हो गया, 2, ठीक है। और नीचे कितना था, 72 था, तो 36 दूना 72 यानी 1/36, 1/f बराबर इतना हो गया। अब ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, यानी f बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन कहीं है 36 सेंटीमीटर, 72 है, नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक, कोई तरह की दिक्कत हो जरूर बताएंगे। अब चलते हैं अगला नंबर, प्रश्न है 26। प्रश्न कह रहा है श्रेणीबद्ध, एल का मतलब प्रेरकत्व, सी का मतलब आपका होता है कैपेसिटर यानी धारिता, आर का मतलब रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त के बारे में आपसे पूछ रहा है, और इसके लिए मैंने बताया था कि भाई z बराबर होता है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, बताए थे। यहाँ पे जो R सब स्क्वायर जो देख रहे हो ना, ये ओमीय प्रतिरोध है। क्या है, ओमीय प्रतिरोध। और XL जो है ना, ये है प्रेरण प्रतिघात, याद लिखना, नोट कर लेना। XL मतलब प्रेरण प्रतिघात, और XC का मतलब होता है धारतीय प्रतिघात, पिछले क्लास में बताए भी थे। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। अब कहता है प्रश्न में अनुनाद की स्थिति में, तो अनुनाद की एक स्थिति में XL बराबर जो होता है, यानी L मतलब प्रेरकत्व जो होता है वो XC के बराबर होता है। क्लियर, और XL जो बराबर होता है हम आपको बताए थे ω/L के बराबर होता है, ये भी क्लियर। और XC जो होता है 1/ωc के बराबर होता है। क्लियर, तो देखिए ω/L अनुनाद के बराबर 1/ωc कहीं है, ω/L 1/ωc, यस। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। कोई तरह की दिक्कत हो जरूर बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 प्रत्यावर्ती धारा से लिया गया एक अनोखा सा प्रश्न। अनोखा क्या होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रश्न है। कहता है एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 50 कॉस, कहीं कहीं साइन भी देता है, 50 कॉस पाई टी है। इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति ज्ञात करें, ये आपसे पूछ रहा है। इस प्रश्न का जवाब आप दें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं बना के, कहीं हमसे बन गया तो ठीक है, नहीं बने आप लोग तो हैं ही ना, बना दीजिएगा, क्या दिक्कत है। 50 क्या है, कॉस 100 पाई टी है, यही ना है। एक बार अच्छा से लिख लेते हैं, I बराबर 50 कॉस 100 पाई टी, इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। क्लियर। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं वो बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है आई नोट मतलब महत्तम मान, कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ बताए थे, देखिएगा तो कि साइन ओमेगा टी था, देख लीजिएगा ना। हम भी बच्चा है आप लोग की तरह, याद नहीं रहता। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है, तो ओमेगा का वैल्यू दिया है 100 पाई, नहीं लिख सकते हैं ओमेगा का वैल्यू भाई, 100 पाई लिख सकते हैं, ये बात क्लियर। और ओमेगा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ओमेगा बराबर, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। क्लियर। बराबर ओमेगा का वैल्यू कितना 100, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। कोई दिक्कत, तो भाई क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, तो एफ को रहने देंगे, फिर बराबर 100 पाई है और 2 पाई है गुना में ना एफ के साथ, तो एफ को रहने दे, इधर चल जाएगा, तो भाग में क्या होगा 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 50 हो जाएगा। ऐसे देख लीजिएगा, एक बार चेक करके हमको बता दीजिएगा। 50 आंसर आ रहा है, कहीं ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है, यस ऑप्शन बी जाएगा 27 का। 27 का जो राइट आंसर है वो 50 HZ होगा। लेकिन आप इसका आंसर बताएंगे, हो सकता है ये प्रश्न हम कहीं मिस कर गए हों, कहीं गलती। अब जब इसमें मिस होता है, कहीं कहीं लिखा हुआ गलत, तो क्या हम इंसान नहीं हैं, हम सभी गलती हो सकती है, लेकिन हम गलती नहीं करना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूजन में भी नहीं रखना चाहते हैं। प्लीज़ इसका एक बार देख लेना, अगर आंसर सही है तो लिखना कि सर आपके द्वारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, वो बिल्कुल सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी तरह की दिक्कत हो तो बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर प्रश्न कर रहा है बूस्टर का नियम। और बूस्टर का नियम तो भैया आपको पता है कि म्यू बराबर होता है tan 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 I सफिक्स में P। ये आपको साबित करने के लिए बताया गया था और मैंने साबित भी किया था। मैंने क्या साबित करेंगे, बूस्टर ने साबित करके रखा था। तो देखिए कहीं म्यू बराबर tan IP नहीं है, नहीं है, ये भी हाँ यस, ये क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। प्रश्न कर रहा है बीटा 6 उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है भाई, समभारी को उत्पन्न करता है क्या, समस्थानी को उत्पन्न करता है क्या, या आइसोटोन्स उत्पन्न करता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको लगता है ये चारों आंसर होगा तो आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर देंगे, इसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब याद दिल आ गई कि पिछले क्लास में आप सभी बच्चों से कुछ प्रश्न किया गया था जिसका उत्तर बहुत सारे बच्चे के द्वारा दिया गया था। तो पहले हम उस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 3 था, और शायद क्या 100% 3 ही था, 3 ही प्रश्न पूछा गया था। देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, कैसी होती बताएंगे। पता है ना, अनुगमन वेग में बताएं, जब किसी चालक के दोनों किनारों के बीच इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के बाद, है ना, विभव उत्पन्न करने या विभवांतर उत्पन्न करने के बाद इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते, इस तरह से कुछ चर्चा किए थे, इस तरह से यही चर्चा किए थे। तो कैसी होती, समरूप होगी ही नहीं, त्वरित होगी ही नहीं, अवमंदित होगी नहीं, अपसरित बच्चा है तो अपसरित इसका राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पिछले क्लास में पूछा गया जो प्रश्न है उसका राइट आंसर अपसरित होगा। और इस प्रश्न का जवाब हमारे जो हैं बहुत सारे बच्चों के द्वारा दिया गया था, जिनके कुछ नाम हैं, हमारे जो नाम है श्रेय वर्मा जी, इसका उत्तर सही दिए थे। बेबी कुमारी आपने भी शायद इसका उत्तर सही दिया था। सिंघानिया आपने भी इसका उत्तर सही दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला है 4। क्वेश्चन नंबर 4 खुआतः की प्रश्न, खा मत जाइएगा।
कह रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो आपको पता है किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा कहाँ है, यस ऊर्जा आ जाओ तो मेरे पास गोद में, तो ऊर्जा इसका जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 जो था बहुत भारी प्रश्न था, बहुत ही भारी था, 5 kg का प्रश्न है। कहता है मुक्त आकाश की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है क्या होता है, ये क्या इसका आंसर बताएं, बता दे क्या इसका आंसर जो होगा वो होगा 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर। सब मीटर तो नहीं है फैराडे प्रति मीटर, अरे भाई फैराडे प्रति मीटर नहीं है, इसको ऊपर जाएंगे तो इन्वर्स नहीं हो जाएगा, इतना तो आप समझदार हैं ही। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का राइट आंसर सी के साथ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर शायद 10 था, 10 10 10 10 10 10 जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, कहाँ गया भाई, आ गया क्वेश्चन नंबर 10। जब इसको हम पढ़ते हैं बचपन की याद आती है। प्रश्न कहता है डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। साइकिल के पीछे में जो है ना हम डायनमो लगा के चलते थे और डायनमो बना होता था, और डायनमो का चक्का जैसे से घुमाते थे ना वैसे डायनमो का ऊपर जो मोटर घूमता था और इससे तार लगी होती थी वायर, है ना, और इस वायर में एक इस तरह का जो होता है हेलमेट रहता था पहने हुए, इस हेलमेट में क्या होता था बल्ब लगा रहता था और जैसे इससे रोशनी फिर देता था, इस चींटी की तरह बन गया। खैर कोई बात नहीं। तो डायनमो पूछ रहा है यहाँ प्रश्न, साइकिल की बात नहीं कर रहा है, प्रश्न कर रहा है डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है और आपको पता है माइकल फैराडे के द्वारा गया जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन ए नहीं 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 गलती, ऑप्शन सी गलती गलती गलती, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कितना प्रश्न यार ये आएगा, कितना बार प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, अचर रहता है, उसमें क्या अचर रहता है, तो बताए फ्रीक्वेंसी अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखो कहीं फ्रीक्वेंसी है नहीं, आवृत्ति है, तो इसका आंसर आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी देगा आवृत्ति देगा, दोनों अलग अलग है ना बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही है। इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी का देखो ना नीचे लिखा होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, चश्मा पहन लेना दिख जाएगा। तो आवृत्ति जो है इसका राइट आंसर होगा, ये फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। बहुत थक गए हैं बोलते बोलते। चलो क्वेश्चन नंबर, और कुछ था क्या, क्वेश्चन नंबर 16। हमारी समस्या को तुम लोग नहीं समझते हो, बस तुमको लगता है कि वीडियो डाल दिए, देखे या ना देखे उससे क्या होता है। अरे भाई तुम्हारे लिए कर रहे हैं, इसको देख लो, उत्तर बता दो, हमें खुशी मिलेगी। प्रश्न कह रहा है एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा। इसका आंसर बहुत कम लोग दिए हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चे हैं, श्रेय वर्मा जी हैं, जागृति सिंघानिया हैं, बेबी हैं, और कौन था, नवीन, यस नवीन, जो चंदन कुमार के आईडी से चलाते हैं, अपना नाम उन्होंने बताया था। और आंसर इसका जो है राइट बताए थे 16 का ए, तो 16 का जो है राइट आंसर ए के पास ही जाएगा। लेकिन कुछ हमारे विशेषज्ञ अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर गलत है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की मतलब लग रहा है कि गलत बात है, तो कृपया करके आप इससे हमें अवगत जरूर कराएंगे। वैसे ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, ये शायद इतना ही HW था। अब सीधा चलते हैं हम ऊपर ही ना कि नीचे, नहीं नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग को देना है, HW प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 का रहा है कि निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसमें आपसे पूछ रहा है किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एक बात आपको पता है ना कि रेडियो तरंगों में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है, मतलब रेडियो तरंगों में सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, और गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे छोटी होती है। तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है, गामा का। एक्स किरण नहीं, रेडियो तरंग नहीं, गामा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो सी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है डी ब्रोगली वैज्ञानिक का नाम है, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा एक संवेग पी के बीच संबंध है, रिलेशन पूछ रहा है। तो डी ब्रोगली का सिद्धांत कहता है कि किसी फोटोन की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्ब्डा, क्लियर, प्लांक नियतांक पी तथा फोटोन के संवेग, प्लांक नियतांक पी नहीं होता है, सॉरी, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते। कहता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और पी के बीच संबंध पूछ रहा है। तो आपको पता है कि तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली के तरंगदैर्घ्य के अनुसार किसी फोटोन की तरंगदैर्घ्य जो लैम्ब्डा होती है ना, वो प्लांक नियतांक एच तथा फोटोन पी है ना, इसके अनुपात यानी बट्टा के बराबर होती है। अनुपात यानी एच अनुपात पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये चलेगा। देखते ऑप्शन ऐसा कहीं है लैम्ब्डा और एच बट्टा पी, नहीं है। यस ऑप्शन एक बार देख लो, एच बट्टा पी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है 31 नंबर का ये सही होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो ये प्रश्न जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भाई इसको जो है ना अच्छे से देख लेना, जितना अच्छा से हो सके देख लेना, क्योंकि हर साल इससे 2 नंबर का प्रश्न आता है। या तो कभी आपसे लौह ह्रास पूछ देगा, कभी ताम्र ह्रास पूछ देगा, या कभी पूछ देगा ये ट्रांसफार्मर का करोड़ प्रतिधार क्यों होता है, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो भाई देखते हैं, कह रहा है प्रश्न ट्रांसफार्मर का क्रोड लिखा है, क्रोड बनता है किसका? तो आपको पता है ना, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नर्म लोहा का बना होता है। तो 32 का जो है ऑप्शन ए राइट होगा, और इसका जो सही जवाब यही होगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है? आपको पता भी है कि विद्युत क्षेत्र में जो होता है क्या होता है, एक डैश में प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, अल्फा कण की, इलेक्ट्रॉन बताएंगे। एक डैश एक विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन की तुलना में, यानी इसकी तुलना में, आप तो ये तो होगा ही नहीं आंसर, इसकी तुलना में डैश का, अब तीनों में से जो होगा डैश का, है ना, द्रव्यमान समान होता है, जिससे इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप हमें बताएंगे। यानी 33 का जो सही जवाब आपको लगे कि सर ये है, तो प्लीज़ इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके देंगे, सभी बच्चे देंगे। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपना बहुत 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 प्यार दे रहे हैं, वो बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दो परमाणु की परमाणु संख्या, दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है, तो उनकी नाभिकीय त्रिज्या कितना होगा? तो आपको बताया था इसके लिए 1:3 याद होगा, कैसे होता है बता दिए थे, इतना कहाँ समय है बताने का, आपको लग रहा है नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन 1:3 पहले खोज लो, फिर हमसे डिस्कशन करना। यस 1:3 आंसर है, तो राइट आंसर जो होगा 1:3 होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अब चलते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर का है भूत रंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए, और आपको बताए थे कि भूत रंगों की जो आवृत्ति होती है वो 500 किलो HZ से 1500 किलो HZ के बीच होती है, जिसको आप मेगाहर्ट्ज बोलते हैं, यानी 500 से 1500 के बीच में। तो यहाँ कह रहा है भूत रंग आवृत्ति होनी चाहिए 0 से कम पूछ रहा है। इससे अधिक, किससे अधिक भाई देख लो तो, अरे बाप रे, नहीं 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 15 किलो हर्ट्ज से कम, क्या बोले थे, 500 KHZ से 1500 किलो हर्ट्ज कम नहीं, यानी इस दोनों के बीच में। यस ऑप्शन बी जो होगा 35 नंबर का राइट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बी होगा, 1500 किलो HZ से कम। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को ई रेकरिंग की दिशा में थीटा विक्षेपण किया गया, तो कार्य का गणना करें। कार्य आपसे पूछ रहा है किसकी, कार्य की जो है क्या होगा, कार्य की गणना करें। अब इसके लिए आपको बताए थे W बराबर साबित किए थे PE क्या होता है 1 - cos थीटा होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताए थे, याद है? साइन थीटा नहीं cos थीटा ही बताए थे, देख लेना एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा, देखिए तो ऐसा कहीं हो PE 1 - cos थीटा, कहीं देखो 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 देखो, यस ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आप इसको जो है बताएंगे कि आपके अनुसार क्या हो। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर आपको लग रहा है कि नहीं हो, कुछ और होगा, तो आप जरूर बताएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एक बात मेरी समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जो बच्चे वीडियो को स्किप करके देखते हैं ना, उनको कहीं से भी लाभ नहीं मिलने वाला है। या तो वीडियो देखें या ना देखें, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इससे हमारा कोई लाभ है नहीं। और हम बता रहे हैं कि कल भी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी हमारी तबीयत कुछ सही नहीं है, सर भारी है ना, सर्दी के कारण नाक भी जाम नज़र आ रहा है, सर्दी है, बीच बीच में आप देख रहे हैं श्वास एक लंबी लेते हैं तो बताते हैं। तो प्लीज़ जब आपके लिए हम इतना करते हैं तो क्या अपने रिजल्ट के लिए कुछ मतलब बेहतर नहीं कर सकते हैं? तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़िएगा प्लीज़। प्रश्न कह रहा है कि एन टाइप या निगेटिव टाइप, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के अर्धचालक में मुख्य धारा होता है, यहाँ भी अगर पी दे देगा पी टाइप, तो उसके लिए क्या होता है, तो छिद्र होता है, बताए थे। यानी पी टाइप में अर्धचालक का मुख्य जो वाहक होता है धारा का, वो क्या होता है, हॉल होता है, छिद्र होता है। लेकिन एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखो ऑप्शन कहीं इलेक्ट्रॉन है क्या, छिद्र है, नहीं होगा, अल्फा का नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन जो सी है 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी ये बिल्कुल राइट होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही जवाब है वो जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 38 की ओर। ऑप्शन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता महत्तम होता है? तो आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा जो वेधन क्षमता होता है इनमें से किसका है?
तो जिसका मास 0 होगा उसका भेदन क्षमता ज़्यादा होगा। तो अल्फ़ा इसमें देखिए तो गामा किरण कहीं है, एक्स किरण है, ये है जी, गामा किरण है। और गामा किरण का जो भेदन क्षमता होता है वो बीटा रे से 100 गुना अधिक होता है और अल्फ़ा से 10,000 गुना अधिक होता है। ठीक है, कारण क्या है? तो इसका मास जो होता है 0 होता है। तो ऑप्शन डी जो होता है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत हल्का प्रश्न है। कहता है तत्व 202 x84 का एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बाद में बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगी? आपसे इसका पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। और आपको पता है कि पहले अल्फा कण के बारे में जान लेते हैं कि अल्फा कण जो होता है ना वो होता है हीलियम की तरह। ठीक है, जिसका 2 और 4 होता है, पता है थे। और ये जो मान होता है जेड का मान होता है, या कह सकते हैं पी का मान होता है। और ये जो मान आप कह देंगे क्या होता है, तो ये ए का मान होता है। और ये बराबर आप जानते हैं होता है क्या होता है भाई, तो एन प्लस जेड बोलो या पी बोलो, क्योंकि पी और जेड बराबर है ना। इतना बात क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। तो ए का मान आप यहाँ से क्या करें, एन का मान निकाल लीजिए। तो एन बराबर हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है, ए माइनस, क्या फॉर्मूला बताया, एन बराबर क्या बताए थे, ए माइनस जेड ना, सूत्र बताए थे ए माइनस जेड, याद रखिएगा। ए का मान 4 है और जेड का जो मान है कितना है, 2 है। तो 4 माइनस 2 बराबर 2, एन का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल, याद रखना। और बीटा जो होता है, बीटा ये क्या होता है, बीटा कण, तो ये भैया प्लस भी बीटा निगेटिव भी होता है और बीटा पॉजिटिव भी होता है। निगेटिव में जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करेगा, जिसका मान होता है -1। ठीक है, और ये काम करेगा पॉजिट्रॉन की तरह +1। इतना बात भी क्लियर। अब चलते फार्मूला पे, मतलब प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है 202 है ना 84। तो पहले अल्फा कण उत्सर्जित करो, अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तो अल्फा निकलेंगे बताया था -2, अभी निकाले थे ना भाई मान ऊपर के लिए, ए का वैल्यू एन का वैल्यू तो 2, तो निकालेंगे तो हो जाएगा 198 x 82। इतना क्लियर। अब ये जो मान निकला है इससे फिर कौन सा किरण उत्सर्जित होगा, तो इससे जो है ना अब उत्सर्जित होगा बीटा कण। तो ऊपर का कुछ हिस्सा काम करना है, चूँकि हमने पहले ही इससे पिछले कर चुका था, तब ना 198 आया। तो 198 लिखेंगे और 82 में बीटा बोले थे ना +1 होता है, तो एक जोड़ ना दीजिए तो हो जाएगा 83। क्लियर हो गया, सॉल्व कर लिए। अब प्रश्न में क्या कर, परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगी, यानी परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो परमाणु संख्या जो इसका होगा वो हो जाएगा 83। देखिए 83 कहीं ऑप्शन है, नहीं है, यस, बी जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आपसे, प्रश्न को ध्यान देखेंगे। 40 का जो है प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेशी आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गत आवृत्ति कितना होगा। तो आपको हम बताए थे कि FN1 बराबर दिया है 50 Hz, क्लियर। और FN1 जो होता है वो FN2 के बराबर होता है। तो जो FN1 का मान होगा वही FN2 का मान होगा। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं FN2 बराबर कितना होगा 50 Hz, क्लियर इतना बात। और FP बराबर हमने फार्मूला बताया था 2 गुना क्या होता है FN1, FN2 लिखो चाहे FN2 लिखो। तो इसका मान है 50, तो 50 रख दो, 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100। देखो ऑप्शन कहीं 100 है, नहीं, यस है। तो इसका जो होगा 40 नंबर का राइट आंसर जो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न जो आपके बोर्ड पे लिखा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, और आपको शक्ति गुणांक बताए थे cos फाई बराबर फार्मूला होता है, याद रखना R/Z। R का मतलब होता है प्रतिरोध और Z का मतलब होता है प्रतिबाधा। तो प्रतिरोध कितना दिया है भैया 12 दिया है, प्रतिबाधा कितना दिया है तो बट्टा 15 दिया है। दोनों काटेंगे तो काटने के बाद होगा 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4/5 भाग देंगे तो 0.8। ठीक है, तो आंसर आ गया 0. कहीं 0.8 है क्या, नहीं है, यस। ऑप्शन 41 प्रश्न का जो ऑप्शन बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 42 नंबर, शायद ये आखिरी प्रश्न ही है, यस ये आखिरी प्रश्न है आज का। प्रश्न कह रहा है आपसे, थोड़ा ध्यान देंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे ठीक ढंग से। प्रश्न कह रहा है प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा में कौन सा कोण है। यानी प्रकाश तरंग संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच कौन सा कोण
है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा, आपको हम बताए थे कि दोनों के बीच का जो तल मतलब दोलन तल और ध्रुवन तल के बीच के जो कोण जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। कितना का बना है? 90 डिग्री। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। तो ये सीरीज आपका यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम क्लास 11th से जो बच्चे क्लास 12th में गए हैं उनके लिए 10 तारीख से हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। तो जितने भी 11th वाले बच्चे देख रहे हैं वो जल्दी से अपने जितने भी मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको ये लिंक शेयर कर देंगे, ये वीडियो को शेयर कर देंगे। जिनको पसंद होगा वो आके देखेंगे, जिनको पसंद नहीं होगा वो भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। और कोरोना काल में जब भी आप निकलें तो जब काम हो तभी निकलें, अन्यथा आप ना निकलेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।